वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। आज इस वीडियो में 50 प्रश्न देखेंगे जीके जीएस के, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ आपका बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस कॉमन होता है, सभी में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जो बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा जाएगा और बिहार दरोगा में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स सभी को मिला करके पढ़ें। तो ये जो 50 प्रश्न है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8:30 बजे इस पर आपको लाइव क्लास में आता हूँ, तो 8:30 बजे रात में लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। गेस करते चलिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा सवाल का जवाब आपको पता होगा, लेकिन रिविजन बहुत जरूरी है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन है जो किसका रासायनिक नाम है, कौन सा विटामिन का? तो पहला का करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12 का है। ठीक है, और दूसरा नंबर सवाल को देखिए कि निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सवाल नंबर 2 को देखिए, निमोनिया से क्या फेफड़ा प्रभावित होता है? मोतियाबिंद से थायराइड, पीलिया से आंख, मधुमेह से यकृत। इसमें कौन सुमेलित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। बाकी मोतियाबिंद से तो आंख होता है फ्रेंड्स, ये गलत सुमेलित है। पीलिया से यकृत होता है, याद रखिए, यकृत मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यकृत लीवर होता है। मधुमेह है फ्रेंड्स, तो मधुमेह तो आप जान रहे हैं, मधुमेह से यकृत प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यही सुमेलित है। सवाल नंबर 3 को देखिए, सवाल नंबर 3 आप लोग के सामने है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? DDT एक रोगाणुनाशक है, ए हो गया फ्रेंड्स। दूसरा में है, बी में है TNT एक कीटनाशक है, RDX एक विस्फोटक है, डी में है LSD एक विषाणुनाशक है। तो 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, RDX एक है जो क्या है, विस्फोटक है, यही आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 को देखिए, सवाल नंबर 4 आपका है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, 50 प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, सवाल नंबर 5 आपका है कि निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? 5 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए, दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स, चलिए बताएं फटाफट। तो दूध एक पायस का उदाहरण है। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, 7 नंबर सवाल आपका है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो सिक्रीटिन। अच्छा सवाल है, सिक्रीटिन है। ये सिक्रीटिन हार्मोन है जो क्या करता है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। कौन सा? सिक्रीटिन। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए, सवाल नंबर 8 आपका है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे ये आपका एस चंद्रशेखर के द्वारा। कृष्ण छिद्र जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कृष्ण वीवर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लैक होल सिद्धांत। ठीक है, कृष्ण छिद्र या कृष्ण वीवर या ब्लैक होल सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल को देखें। 9 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 9 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के लिए? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा होता है? चलिए 10 का फटाफट गेस करिए, सब बताया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। और हाइड्रोजन बम है जो इसी पे आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, जबकि नाभिकीय विखंडन के द्वारा एटम बम है। ठीक है फ्रेंड्स, एटम बम है जो किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 नंबर सवाल बार बार पूछा, रिपीट होता है ये कि आपका मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्यों? तो मरुस्थलीय जितने भी पौधे हैं उसके जड़ें हैं जो काफ़ी लंबी होती हैं, क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आप लोग के सामने है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है पूछा जा रहा है।
12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे छोटी है। अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है, जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल, एंजाइम मूलतः क्या है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए, फटाफट गेस करते चलिएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अब जमा कहाँ होता है, तो चलिए 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय की थैली में, ऐसे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। पित्ताशय की थैली में जमा होता है, लेकिन निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त यकृत में होता है, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस 15 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है, सबसे कठोरतम धातु इसमें से कौन है। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम है जो सबसे कठोर धातु है। 16 नंबर सवाल को देखिए कि परमाणु को नाभिक में होते हैं, तो भी बढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। देखिए बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस के अनुसार से मैं बता रहा हूँ, उसमें डिटेल से बताया था परमाणु के नाभिक में। तो देखिए आपका ये हो गया परमाणु हो गया, तो नाभिक हो गया। इलेक्ट्रॉन है चारों ओर घूमते रहता है, और नाभिक में क्या आता है, P+N होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला ही होता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है, ठीक है। टाँका जो लगाने वाला मिश्रण किसका किसका होता है ये, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। 18 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कार आदि हो प्रदूषित करती है, ठीक है। तो देखिए आपका मोटर कार से ज़्यादा जो प्रभावित होता है क्या होता है, फिर शीशा निकलता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 18 का सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल देखिए, कार्य का मात्रक क्या है, तो क्या होगा 19 का, कार्य का जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर सवाल का। तो ये क्या है, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के द्वारा। 21 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कहीं सामूहिक लिखा रहता है, फिर कहीं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हीरा चमकदार दिखाई क्यों देता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, किसके द्वारा करता है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। तो ये आपका दूषित भोजन तथा जल से आपका प्रवेश करता है शरीर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 22 का। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है कि निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। चलिए 23 नंबर सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद करें फ्रेंड्स, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर का जीत हुआ था, तो उसमें बाबर ने तोप का प्रयोग किया था, ठीक है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, इसमें तोप का प्रयोग किया गया था। 23 नंबर सवाल। अब 24 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फटाफट रिवीजन करते चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट करिएगा फ्रेंड्स उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं फ्रेंड्स, आपका कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। चलिए इसमें सुमेल कौन नहीं है 25 का ये बताना है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सुमेल नहीं करा है ना, तो आपका ये तो है आलमगीरपुर है जो आपका सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद में लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, लोथल बंदरगाह, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में कराठी है फ्रेंड्स, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीबंगा जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, बाकी रोपड़ पंजाब में पड़ता है। तो चलिए एक बार सभी को याद कर लें कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लोथल है जो आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि एक बंदरगाह है। कालीबंगा है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा, हरियाणा में नहीं। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स, आपका कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दें इसका। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ था। आपका 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 570 ईस्वी में।
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म आपका मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कितना 570 में। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। 27 नंबर सवाल है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं? 27 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। देखिए दोनों में समानता था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता था कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? चलिए सभी क्वेश्चन बताया हुआ है फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें। इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? तो किसने किया था? गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर को किसने बसाया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि गंधार कला शैली एक सम्मिश्रण है। गंधार कला शैली एक सम्मिश्रण है किसका किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा इसको। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए। भारतीय तथा फारसी कला का, या भारतीय तथा चीनी कला का, या भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, या भारतीय तथा यूनानी कला का? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंधार कला शैली जो भारतीय तथा यूनानी कला का एक सम्मिश्रण है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित किससे है? 30 नंबर सवाल का क्या होगा? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कांस्ययुगीन सभ्यता थी लेकिन आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 31 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है आपका फ्रेंड्स की बोगाज कुई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख था, इसलिए आपका बोगाज कुई आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के बारे में, आदि देश के बारे में किसने लिखा था? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल आपका मिलिंद पनो क्या है? तो 33 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ये पाली ग्रंथ है मिलिंद पनो। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है 34 नंबर सवाल है। रज्जू थे, रज्जू कौन थे? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। रज्जू क्या थे? तो आपका मौर्य शासन में क्या थे? एक अधिकारी थे रज्जू। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35 को देखें कि सर्व कर लगाया जाता था, किस पे लगाया जाता था? 35 का, तो 35 सर्व कर है जो सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सर्व कर है जो किस पे लगाया जाता था? तो सिंचाई पे लगाया जाता था। ठीक है, और ये किसने चलाया था फ्रेंड्स? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने आपको ये सर्व कर लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सर्व कर सिंचाई पे है। 36 नंबर सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मखली गोसाल। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख से यह प्रमाणित होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 37 का गेस करिए। कौन सा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? 37 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। 38 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ठीक है, संघ जीवन के नियम कौन सा बौद्ध ग्रंथ में? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक में आपका संघ जीवन के नियम प्राप्त होते थे। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आपका बम्बई से थाने के बीच हुआ था ना। 39 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चलाया गया था। ठीक है, रेल निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 40 नंबर सवाल को देखिए। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? ठीक है, इसमें से कौन संबंधित नहीं है विद्रोह से? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल तो थे फ्रेंड्स, कुंवर सिंह भी थे, अब मौलवी अहमदुल्ला भी थे। उधम सिंह जो आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपका है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? गेस करते चलिए। 1885 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? बिल्कुल हुई थी, ए ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम के द्वारा हुआ था। आपका ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी सही है। दो तो सही हो गया फ्रेंड्स। चलिए 41 का देख रहे हैं, और कौन कौन देखते हैं।
41 का और कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये भी सही है। और आपका फ्रेंड्स 1930 में असहयोग आंदोलन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 41 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, ना कि 1930 में चला था। ठीक है, अब चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अब चलिए 43 नंबर सवाल देखें। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर की गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसको डेट के साथ याद रखिएगा 44 नंबर सवाल का। तो गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च, कितना फ्रेंड्स? 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में, डेट के साथ याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या स्वराज पार्टी ना 1922 में। तो देखिए इसका स्वराज पार्टी का गठन आपका क्या कर रहा है? स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में किसने किया था? तो 45 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सीआर दास। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से 22 में एक तरह से कहें आपका गठन किया था, लेकिन वहाँ पर असफल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को फिर ये पूर्ण रूप से आपका स्थापित हो गया था। तो उसका डेट देगा आपका 1923 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब? तो याद रखिएगा कब हुआ था, सक्सेसफुल कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। किसने किसने किया था फ्रेंड्स? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो याद रखिएगा डेट अगर पूछे तो 1923 में हुआ था। चलिए हो गया फ्रेंड्स आपको 46 नंबर सवाल को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो इसका लाहौर अधिवेशन में ना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1929 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 47 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन है जो आपका इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हो गया था 1927 ईस्वी में। गठन हुआ था इंग्लैंड में, कितना? 8 नवंबर 1927 में। 8 नवंबर 1927 में यहाँ गठन हुआ था, लेकिन ये भारत पहुँचा था 1928 में। ठीक है, भारत में मुंबई कब पहुँचा था ये? तो 3 फरवरी, डेट के साथ रखिएगा, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। तो यही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 48 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कर रहा है आपका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की, आर्मी यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी किसके द्वारा? तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यहाँ होना चाहिए हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, जिस आंसर दे रहा है उस हिसाब से, तो यहाँ आर्मी लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्टी होना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुआ था कब हुआ, किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। और ये 10 सितंबर 1928 ईस्वी के दिल्ली के फिरोजा कोटला ग्राउंड में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यहाँ पार्टी कर देगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट सवाल को। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अरविंद घोष ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 50 प्रश्न था, अब जीके जीएस का था फ्रेंड्स, तो सभी में काम आएगा। इसी तरह से इस चैनल पे भी आपको प्रत्येक दिन आपका 50 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग फटाफट रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि रिवीजन करने से फ्रेंड्स आपको पता चलता है कि किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में इसी चैनल पर आप जरूर जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।